Hello students and welcome to this new video. This is our chapter number 3, Glimpses of the Past. See, this is a very glorious past of our India, and we will see what happened from 1757 to 1857. 1757 से लेके 1857 तक हमारे हिस्ट्री में, है ना, क्या हुआ था, इंडिया में क्या हुआ था, उसकी हम बात करेंगे. ग्लिम्सिस ऑफ द पास्ट. बेटा, ग्लिम्सिस का मतलब होता है झलक. ग्लिम्सिस का मतलब होता है झलक, और पास्ट मतलब भूतकाल, हिस्ट्री. तो हम पहले की झलकें देखेंगे आज. लेट अस सी. लेट मी जूम इट आउट फॉर यू. हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री from 1757 to 1857. These features are speech bubbles will help you clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. तो बेटा, इसका मतलब क्या हो गया. ये जो है यहाँ पे हमको पिक्चर रिप्रेजेंटेशन दिया है, पिक्चर्स दिए गए हैं हमारे हिस्ट्री के, और उसमें झलकें दिखाई गई हैं कि हमारा कंट्री 1757 से लेके 1857 तक कैसा था, क्या हुआ था उसमें. ये पिक्चर्स और स्पीच बबल्स हमको यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो ऐसे स्पीच बबल्स होते हैं, है ना, इसको स्पीच बबल्स बोलते हैं. तो हमको पता चलेगा कि वो कंडीशंस क्या हुई थी कि जिसमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुआ था इंडिया में. ओके, देखो हम फर्स्ट इमेज खोलते हैं, द मार्टियर्स. बेटा, मार्टियर्स मतलब शहीद. द फर्स्ट इमेज हमको ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बताइए. ये सीन हमको दिखा रहा है कि भाई एक फंक्शन है, एक फंक्शन हुआ है, और फंक्शन के अंदर दिल्ली में फंक्शन है. लता मंगेशकर जो है वो गाना गा रही है, ए मेरे वतन के लोगों, और उसके बाजू में इंदिरा गांधी बैठे हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं, और लाल बहादुर शास्त्री बैठे हुए हैं. ओके, यहाँ पे हमको वही पिक्चर दिख रहा है. देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, गांधी जी है ना, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, बाल गंगाधर तिलक है, झांसी की रानी है ना, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है. तो सब यहाँ पे दिख रहे हैं हमको. लेट अस सी फर्दर. सेकेंड स्पीच बबल पे आते हैं हम. द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट. बेटा, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है राज, छीन लेना. तो कंपनी का राज 1757 से 1849 तक हम देखेंगे. कॉन्क्वेस्ट का मतलब हो गया कि भाई जब्त कर लेना. तो यहाँ पे क्या लिखा है, विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द 18th सेंचुरी इंडिया. उनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स थे बेटा, है ना, और वो स्ट्रॉन्ग वेपन्स के साथ हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. तो वो स्ट्रॉन्ग वेपन्स के साथ साथ वो पावर यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे थे. हमको जो मैप यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे पिंक कलर का जो दिख रहा है आपको, वो ब्रिटिश टेरिटरी है, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था. और येलो कलर जो आपको दिख रहा है वो है इंडियन प्रिंसेस, इंडिया के, और जो भी जितने भी राजा थे वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ओके, ये 1757 का जो मार्क है ना बेटा, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का रूल एस्टेब्लिश हुआ था, कंपनी राज यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया के अंदर. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो लंदन से यहाँ पे काम कर रहे थे, कंपनी इंडिया में आए थे, और बहुत सारे फैक्ट्रीज अलग अलग जगहों पे उन्होंने लगाए थे. वो उनको पता नहीं था राजाओं को, और कि ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पे कंपनी के नाम पे रूल करने के लिए आए थे. धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये लोग अपना जो पावर है ना वो बढ़ाते गए थे, और इसीलिए उनके पास तो बहुत ही बढ़िया वेपन्स थे, नए नए गन्स थे. हमारे पास नहीं थे, हम फिर भी तलवार से लड़ रहे थे. और उनके यहाँ पे जो इंडियन रूलर्स के बीच में, है ना, झगड़ा होता था, उसमें वो बहुत ही फ़ायदा उठाते थे. आप सेकंड बबल देखिए, सेकंड पिक्चर देखिए. इंडियन प्रिंसेस वेर शॉर्ट साइटेड. बेटा, शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या हो गया. शॉर्ट साइटेड मीन्स कि जिसको दूर दृष्टि नहीं है. दूर दृष्टि मतलब जो दूर का नहीं देख सकता है, फ्यूचर नहीं देख सकता है. ओके, तो ये राजा क्या बोल रहा है, दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी डिफीट हिम. इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये किसी राजा से अपसेट था. अपसेट मतलब खफा था, तो उसने कुछ गलत कर दिया था. कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, इंग्लिश लोगों को बुलाइए, वो मुझे मदद करेंगे उनको हराने में. तो वो जंग के अंदर ब्रिटिशर्स की हेल्प ले रहे थे. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. और उनके अंदर शांति नहीं थी, वो कांस्टेंट लड़ झगड़ रहे थे. ब्रिटिशर्स ने इसका ही फ़ायदा उठाया.
और डिवाइड और रूल पॉलिसी यहाँ पे लागू कर दी थी। अभी देखो इंग्लिश मर्चेंट्स ने ऐसे ऐसे करके सब राजाओं की मदद करते करते दूसरे दूसरे राजाओं को हराने लगे थे। स्लोली एंड स्टडीली राजा जो थे वो एक के बाद एक ख़त्म हो रहे थे। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू मतलब हरा देना इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, एक के बाद एक इंडियन प्रिंसेस, इंडिया के जो राजास थे अलग अलग, उसको हराने लगे थे और ख़त्म करने लगे थे। ओके, a far-seeing ruler like Tipu Sultan, brave Tipu of Mysore, fought the British till he died fighting। तो टीपू सुल्तान जो थे वो बहुत ही दूरदृष्टि वाले थे, है ना। टीपू सुल्तान जिसको पता था कि ये पॉलिसी क्या है, और लास्ट मोमेंट तक, उसकी लास्ट सांस तक वो लड़ा था। इंडियंस फिर भी उनके अलग अलग ओपिनियंस और रिएक्शंस के लिए और उसके कारण से ये चीज़ नहीं समझ सके। Let us see. Thank God there is peace in the country now. No more wars and no looting by thugs। तो अभी क्या बोला बेटा कि जब ब्रिटिशर्स एक के बाद एक ख़त्म करते जा रहे थे तो लोग आधे लोग ऐसे थे जो कि ये समझ रहे थे कि हाँ अभी कंट्री में शांति होगी, अभी कोई भी वॉर नहीं होगा और चोर चकारी लूट नहीं करेंगे। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। लोग मानने लगे थे कि भगवान ने ब्रिटिश को भेजा है। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। हमारा जो नसीब है वो उनके साथ लिंक्ड है, ऐसा लोग मानने लगे थे। और बेटा और कई लोग थे जो इसका ऑपोजिट मान रहे थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और दी थ्रोन्ड अवर किंग्स। तो जो वाइट मैन थे, जो इंग्लिश मैन थे, उन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया था या राजगद्दी से हटा दिया था। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑल ऑफ हिज लैंड। तो कोई किंग्स जो थे भले ही अच्छे नहीं थे, फिर भी वो किंग्स ये ज़मीन के तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स के हम अभी स्लेव्स बन गए हैं, जो बाहर से आए उनके स्लेव्स बन गए हैं। ओके, ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। बेटा ये ईयर्स के अंदर बहुत ही मिथ्स और जो टैबूज थे, मिथ्स मतलब ऐसे गलत सलत विचार, जैसे अनटचेबिलिटी है ना, और फिर चाइल्ड मैरिज है, फिर वुमन को इम्पोर्टेंस नहीं देना, ऐसी सारी चीज़ें गलत सलत हमारे यहाँ पे हो रही थी बिकॉज ऑफ रिलीजन। देखो फर्स्ट इमेज देखिए आप, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेज हिज रिलीजन। तो जो भी अगर दरिया पार करता है तो वो अपना रिलीजन भूल जाता है। वो सही बात है, वो टाइम पे मानते थे कि भाई ये सही बात है। ये भी मानते थे कि ऑल द मिजरी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम पे इन द वर्ल्ड, इज़ ड्यू टू वुमेन। वुमेन के कारण ही सब लोग प्रॉब्लम में है। द ट्रूथ वॉज डैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश कॉन्ड देम। तो मतलब बेटा क्या हुआ कि सच्चाई ये है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो आगे बढ़ रहे थे और इंडियंस जो थे वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठे थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो हमको कुछ मानते ही नहीं थे। ओके, ब्रिटिशर्स कॉन्ड देम, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। तो वो क्या मानने लगे थे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, है ना, उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, वो ऑनेस्टी के केपेबल नहीं है। ये हो गया, दिस वॉज अ वे ऑफ मेकिंग द नेटिव स्लेव्स एंड गेटिंग कंट्रोल ओवर देम। तो यहाँ के लोगों को नौकर बनाने का कारण ये बन गया था। नौकर क्या बोल रहा है, ट्रू योर ऑनर, सही बात है आपकी, बट आई एम ऑनेस्ट, पर मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, बाकी कोई नहीं होगा। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। तो बेटा अभी ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या करने आए थे, पैसे कमाने आए थे। द ब्रिटिश मर्चेंट्स लेविड हैवी टैक्सेस ऑन द पुअर फार्मर्स। तो यहाँ पे जो फार्मर्स थे उन पे हैवी टैक्सेस वो लगा रहे थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स। तो बहुत ही हैवी टैक्सेस लगाने के कारण फार्मर को अपनी ज़मीनें दे देनी पड़ी थी। अगर वो भी इनफ नहीं हुआ तो वो फार्मर्स को जेल में डाल देते थे। अगर वो अपने जो अरियर्स है, अरियर्स का मतलब हो गया बेटा उधार क्लियर नहीं करते थे तो वो जेल में डाल देते। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। आपके आदमी सब मेरा पाक लेके जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन अरियर्स, आपका अभी भी उधार बाकी है। अगर आपने नेक्स्ट वीक तक पे नहीं किया तो आपको जेल भेज दूंगा। ऐसा ब्रिटिशर्स करते थे। इनएविटेबली फेमाइन्स फॉलोड।
और स्लोली एंड स्टेडीली फेमाइंस का मतलब हो गया बेटा अकाल, खाना ना होना, स्केर्सिटी ऑफ फूड, तो अकाल हो गए। और बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस भूख से मर गए थे। ओके चलो, स्टिल द ब्रिटिशर्स इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, और फिर भी ब्रिटिशर्स नए नए मेथड्स ढूंढते थे जिसमें उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये पॉलिसी जो बना रहे हैं वो क्या पॉलिसी बना रहे हैं कि जो भी चीज़ें इंग्लैंड से यहाँ पे आ रही हैं वो चीज़ों पे इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाना है, जो इंडिया में आ रही है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाना है, मतलब टैक्स नहीं लगाना है। गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी इज लॉस, तो अभी धीरे धीरे क्या हो रहा था बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी लॉस थे ना, वो जो लॉस थे वो हमारी इंडियन इंडस्ट्री, इंडिया के जो भी बिजनेसेस थे उनको क्रिपल मतलब तोड़ देना, तो वो पूरे ही इंडस्ट्री तोड़ दे रहे थे, डिस्ट्रॉय करना, तो इंडस्ट्रीज टूट रही थी। छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस जो थे, इंडिविजुअल आर्टिसंस जो घर पे बैठ के काम करते थे अपना, वो सब बर्बाद हो गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेसेस। तो ब्रिटिशर की जो पॉलिसी थी वो ऐसे बिजनेस और जो घर पे बैठ के अपना काम करते हैं, जो बहुत ही आर्टिस्ट हैं, उनका सब काम बर्बाद कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। ओके चलो, राजा राम मोहन रॉय की बात करते हैं। राजा राम मोहन रॉय, फर्स्ट इमेज, राजा राम मोहन रॉय, अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल। राजा राम मोहन रॉय एक बहुत ही पढ़े हुए इंसान थे और बहुत ही वेल एजुकेटेड थे, उनको नॉलेज बहुत कुछ था। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू रियलाइज दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विथ अवर कंट्री, तो वो सबसे पहले रियलाइज़ कर दिया था कि व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री में क्या गलत सलत हो रहा था। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। तो हमको सबसे पहले हमारी सोसाइटी को चेंज करना है ना। लेट अस सी। He was of the belief that Indians must not consider themselves inferior or look down upon themselves। तो वो बिलीव कर रहे थे कि भाई इंडियंस को अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, नीचा नहीं समझना चाहिए, और लुक डाउन अपॉन themselves, तो वो अपने आप को ध्यान रखना चाहिए, अपने आप का ध्यान रखना चाहिए। बेटा वो क्या मानते थे कि हमारा जो एंशिएंट कल्चर है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ग्रेट है ना, और हम ऐसे लोग हैं जो केपेबल हैं बढ़िया अचीवमेंट्स और बहुत अचीव करने के लिए हम सक्षम हैं, और उसकी वजह अकॉर्डिंग टू हिम वो जो बोल रहा है, हमको सबसे पहले सोसाइटी के अंदर ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए, हमको रिफॉर्म करना चाहिए। रिफॉर्म का मतलब हो गया बता, चेंज करना चाहिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे सुपरस्टिशंस चलते थे, हमने बात की ना, है ना, चाइल्ड मैरिज की बात की थी, फिर वुमन को नीचा बताने की बात की थी, फिर रिलीजन की बात की थी, सुपरस्टिशंस की बात की थी। तो वो सुपरस्टिशंस को हमको हटाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। देखिए नेक्स्ट पिक्चर। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उनकी जो वाइफ थी उमा, उनको उन्होंने क्या बोला, देखिए। जब उनकी वाइफ के साथ वो बात कर रहे थे तो उनकी वाइफ को उन्होंने बोला कि भाई काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ द मिल्क इज़ द सेम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि भले ही अलग अलग टीचर्स रिलीजन के अंदर अलग अलग सिखाने वाले के अलग अलग मंतव्य हो, अलग अलग माइंडसेट हो, है ना, फिर भी उनका जो रिलीजन है वो सब एक मिलके ही एक ही चीज़ बताता है हमको। बट द एसेंस ऑफ द ईच रिलीजन इज़ सेम। हर एक रिलीजन का एसेंस जो होता है वो सेम होता है। एसेंस का मतलब होता है बेटा जो मीनिंग, हर एक रिलीजन का मीनिंग जो होता है वो सेम ही रहता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो क्या मानते थे बेटा, वो बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे साइंस और नई नई नॉलेज में। अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। नॉलेज कैसी होनी चाहिए बेटा, प्रैक्टिकल, जो हम यूज़ कर सके, और साइंटिफिक मतलब लॉजिक पे बेस्ड होनी चाहिए। उसने राजा राम मोहन रॉय ने उन्होंने पेपर भी निकाले थे, इवन पब्लिश न्यूज़पेपर्स। जब ब्रिटिश ने
पेपर बंद कर दिए थे 1823 में। उन्होंने पेपर्स भी निकाले थे। देखो यहाँ पे पीछे ब्रह्मो लिखा है, ब्रह्मो समाज, है ना। तो उन्होंने ऐसे पेपर्स भी निकाले थे जो फिर आगे जाके ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिए थे। उनको डाउट था कि ये कुछ गलत हो रहा है। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड। वो जानना चाहते थे बेटा, है ना, कि भाई ब्रिटिशर्स को इतना पावरफुल किसने किया, कैसे हुए इतने पावरफुल ब्रिटिशर्स। तो वो इंग्लैंड ट्रैवल हुए, क्रॉस द सीज, तो सी ट्रैवल, वो सी रूट से ट्रैवल करने लगे और इंग्लैंड पहुंचे थे। ब्रिटिशर्स को वो ऐसे बोल रहे हैं कि वी बोल रहे हैं, वी मतलब हम लोग, इंडिया के लोग। वो सबसे पहली बार बोले गए थे कि वी बोल रहे हैं, वो इंडिया की बात कर रहे हैं। पहले तो इंडिया पूरा इंडिया नहीं था ना, अलग अलग रूलर्स थे। तो वी हमने बोला एज अ नेशन, एज अ कंट्री बोला है। एक्सेप्ट देयर रूल, हम आपका रूल एक्सेप्ट करते हैं, बट आपको हमको एज सब्जेक्ट्स आपके नीचे हैं, लेकिन उतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट हमको भी देनी पड़ेगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं भूलनी है। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। मतलब आपको याद रखना है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक रूलर के आप पद पे बैठे हो तो आपके नीचे जो प्रजा है उनका ध्यान रखना चाहिए। राजा राम मोहन रॉय जाने जाते बेटा सती सिस्टम को बंद करने के लिए और चाइल्ड मैरिज को बंद करने के लिए। देखो यहाँ पे हमको ये फ़ोटो के अंदर दिया हुआ है कि भाई वो ब्रिटिशर्स के बीच में बैठे हुए हैं और वो बात बता रहे हैं कि भाई हम एक्सेप्ट करते हैं आपको रूलर के पद पे, आपको भी हमको प्रजा के पद पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो पेपर्स बंद हो गए थे ना, स्टार्टेड न्यूज पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823 में पेपर्स बंद कर दिए थे। फिर भी ऑपरेशन हुआ बेटा। ऑपरेशन का मतलब वो ऑपरेशन नहीं जो आप समझ रहे हैं। ऑपरेशन का मतलब बहुत ही बकवास और बहुत ही गंदी ट्रीटमेंट की जाए हमारे लोगों के साथ, बहुत ही बकवास ट्रीटमेंट, बहुत ही भयंकर ट्रीटमेंट की जाए। ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि हमारे साथ गुनाह की जाए, हमारे साथ कुछ गलत सलत किया जाए, हमको मारा जाए, हमको टॉर्चर किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। 765 से लेके 1835 तक। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस। इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन 3 अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो भाई ब्रिटिशर्स ने नए नए रास्ते ढूंढ लिए थे इंडियंस को दबाने के और तकलीफ़ पहुंचाने के। जैसे उन्होंने रेगुलेशन 3 पास किया 1818 में, जहाँ पे इंडियन को, कोई भी इंडियन को जेल किया जा सकता है, जेल में डाल दिया जा सकता है विदाउट अ प्रॉपर ट्रायल इन कोर्ट। मेरा ट्रायल मतलब केस होता है, कोर्ट के अंदर केस किए बिना आप इंडियन को जेल में डाल सकते होते। तो बहुत गलत बात हो गई, सब इंडियंस को वो जेल में डाल सकते थे अभी। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रीव बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेसेस। तो भाई ये इंडियंस को दबा के वो हर एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर रहे थे जिसमें वो पैसे बना रहे थे और सब ऑफिसर्स को बढ़िया बना रहे थे, ऊपर चढ़ा रहे थे उनको। द ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो थे वो बहुत सारे सैलरीज ले रहे थे, बहुत ही बड़े बड़े पैसे ले रहे थे यहाँ से और अपने पॉकेट्स बड़े कर रहे थे और जो उनके प्राइवेट बिजनेस चल रहे थे यहाँ पे उसमें से पैसे कमा रहे थे। वो प्राइवेटली जो काम कर रहे थे उसमें से बहुत पैसे बना रहे थे। By 1829, British was exporting British goods वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। तो बेटा आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ मैं। ये पिक्चर में देखिए यहाँ पे पूरा एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पे ब्रिटिशर्स भी खड़े हैं, इंडियंस भी है और ब्रिटिशर्स जो है वो कंटिन्यूसली लूटपाट मचा रहे हैं। ब्रिटिशर्स आर एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश लोग यहाँ पे अपने कंट्री से बहुत सारे गुड्स ला रहे थे। 1829 जब हुआ तब वो 7 करोड़ रुपीज़ के गुड्स यहाँ पे ला चुके थे। 1829 हुआ तब यहाँ पे 7 करोड़ रुपीज़ के गुड्स आ रहे थे और ब्रिटिश पैसे बना ही रहे थे, खुद रिचर ही हो रहे थे, मोर एंड मोर रिच, और इंडियन इंडस्ट्रीज़ को वो लोग लूट रहे थे। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगैन टू डाई। तो इंडिया की जो भी इंडस्ट्रीज़ थी वो सब नीचे जाने लगी थी। गवर्नर जनरल बेंटिंग थोड़े अच्छे
गवर्नर थे, और उन्होंने ब्रिटेन को क्या बोला, रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो भी गलत सलत इंडियन लोगों के साथ हो रहे थे उसमें कॉटन वीवर जो थे ना, कॉटन बुनने वाले, कॉटन बनाने वाले जो वीवर्स थे, लोग थे, वो लोग की गरीबी देख के उन्होंने बोला कि भाई द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, मतलब वो बहुत ही पतले हो चुके हैं, उसको मरने के लिए छोड़ दिया है, भूखे मरने के लिए छोड़ दिया है। क्योंकि कॉटन मिल्स जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, उससे जो कॉटन वीवर्स था, उन कॉटन वीवर्स थे, उनका काम ज़ीरो हो चुका था, उनको काम नहीं मिल रहा था। और कॉटन मिल जो होती है ना बेटा, उसके अंदर बहुत ही सस्ता कपड़ा बनता है ना, मशीन की मदद से कपड़ा बनता है। और अगेंस्ट हमारे वीवर्स क्या करते थे, हाथ से कपड़ा बनाते थे, तो वो थोड़ा महंगा हो जाता था, लेकिन वो लोग मशीन से जो बना रहे थे वो सस्ता बन रहा था। इसलिए इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, इंडिया के जो कॉटन वीवर्स थे, उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, उनका काम नहीं मिल रहा था, उनका काम बंद हो गया था। डिससेटिस्फैक्शन की बात करेंगे हम बेटा। डिससेटिस्फैक्शन का मतलब हो गया कि आपको किसी भी चीज़ में संतोष ना होना, तो वो जनरेट हुआ था 1835 से लेके 1856 के बीच में। बैक देन ऑल द टीचिंग्स एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 एन इंग्लिशमैन नेम्ड मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। तो जो यहाँ पे एजुकेशन चल रहा था बेटा, वो पर्शियन भाषा में चल रहा था और संस्कृत भाषा में चल रहा था। 1835 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम था मैकॉले, ठीक है, उसका नाम था मैकॉले, उसने ये चेंज सजेस्ट किया कि भाई हम ये चेंज लाते हैं, कि भाई हम इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे लाते हैं, जो एजुकेशन है वो अपनी लैंग्वेज में दे सके इंग्लैंड, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन लाते हैं, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज से हमको टीचिंग करना चाहिए। तो सबने आई अग्री बोला। इंग्लिश एजुकेशन यहाँ पे इम्पार्ट हुआ और इंग्लिश एजुकेशन से ऐसे क्लर्क्स बने, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गिव पेटी जॉब्स, छोटे छोटे जॉब्स देते जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, ऐसे जॉब्स देते थे, जैसे फ़ोन को आंसर करना है ना, डॉक्यूमेंट को टाइप करना, फिर फाइलिंग वाइलिंग करना और क्लाइंट से बात करना, ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे काम थे, ऐसे काम वो लोग यहाँ पे देते थे, जिसको इंग्लिश एजुकेशन, जिसको इंग्लिश आता था। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। बेटा इंटेलेक्चुअल्स मतलब ऐसे लोग जिसको हाई पावर है, जिसके माइंड में ज़्यादा नॉलेज है, उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल्स। तो ऐसे लोग बने जिसमें थोड़ी बुद्धि थी, एक मास्टरमाइंड लोग बने जो अपने भाइयों को भी एजुकेट करना चाहते थे। क्या बोल रहे हैं बेटा, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। तो हम उनको भी एजुकेट करते हैं और उनको भी अच्छा फ्यूचर मिले, उनको भी चीज़ें मिले, उनकी कंडीशन सुधरे, इम्प्रूव हो, ऐसा ट्राई करते हैं। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई ये हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना चाहिए। ब्रिटिश ऑन दी अदर हैंड, ब्रिटिशर जो थे अपने इंडियन पीपल के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहे थे, उनको कोई भी पड़ी नहीं थी। 1856 में द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 में तो पूरा इंडिया, देखो पिंक कलर का एरिया दिख रहा है आपको, वो पिंक कलर का एरिया जो है वो पूरा एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था, और येलो कलर का जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स के पावर में आ गया था। मतलब जो भी राजा महाराजा येलो कलर के एरियाज़ में थे वो अभी ब्रिटिशर्स के अंडर थे, अब नीचे आ गए थे, ब्रिटिशर्स को कोई पड़ी नहीं थी। ठीक है, अवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे जो किंग्स हैं वो पपेट्स बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, तो हमारे जो पुराने काम थे वो भी चले गए थे। एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और हमारे ज़मीन भी ले ली गई है, हमारे ब्रदर्स को भी क्रिश्चियनिटी में वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स भी फोर्स कर रहे थे कि भाई उनको रिलीजन चेंज करें। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, खाली आप बातें कर रहे हो, इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे वो सोचो।
द स्पार्क्स, चिंगारियाँ, स्पार्क्स मतलब चिंगारियाँ, 1855 से 1857। देखो बेटा, यहाँ पे टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, तो टैक्सेस बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, लोग को बर्बाद करते जा रहे थे। इन बंगाल, बंगाल के अंदर सांथल लोग जो थे, जिसकी ज़मीन चली गई थी, नए नए लैंड रूल्स के ब्रिटिशर्स ने जो लैंड रूल्स लगा दिए थे, उसमें सांथल्स की ज़मीन चली गई थी। 1850 ओके, सांथल की ज़मीन चली गई थी। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। तो 1855 में वो रिबेलियन किया बेटा। रिबेलियन का मतलब क्या होता है? रिबेलियन मतलब एक आर्म्ड रेजिस्टेंस, गवर्नमेंट जो होते हैं, जो लीडर होते हैं, उसके सामने जाना और उनको सामने पड़ जाना, वॉर छेड़ देना, उसको हम बोलते हैं रिबेलियन, उनके सामने हो जाना। तो उन्होंने रिबेलियन लॉन्च किया था और जो भी यूरोपियंस वहाँ पे रह रहे थे उन सबको मार दिया गया था। जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे वो भी सेटिस्फाइड नहीं थे। डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मैंशंस टू लिव इन, सर्वेंट्स। तो ये भाई क्या बोल रहे हैं कि जो वाइट सोल्जर्स हैं उनको बड़ा बड़ा पैसा मिल रहा है, उनको बड़ा घर मिल रहा है रहने के लिए, नौकर चाकर मिल रहे हैं। वाइल वी गेट पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, हमको कम प्रमोशन मिल रहा है, हमको कम, बहुत ही कम पैसा मिल रहा है ना। पिटेंस, पिटेंस मतलब बहुत ही कम पैसा मिल रहा है। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। अंग्रेज क्या बोल रहे थे बेटा कि भाई आप जो, वो क्या बोल रहे थे कि हाँ, जहाँ पे भी वॉर्स होते थे ब्रिटेन के, ब्रिटिश के जहाँ पे वॉर्स होते थे वहाँ पे इंडियन आर्मी को भेजते थे। तो वो लोग हमको सी क्रॉस करने के लिए बोल रहे हैं, वो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट हैं। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। तो ऐसे कैसे टोपी वाले हैं जो हमको हमारे कस्टम्स जो हैं वो फॉलो नहीं करने दे रहे हैं। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमको अंग्रेज को वापस भेज देना चाहिए, है ना, हमारे यहाँ से वापस भेज देना चाहिए। सिपॉय मंगल पांडे अटैक द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। बेटा एडजटेंट का मतलब क्या होता है? एक मिलिट्री ऑफिसर, उसका जो सीनियर ऑफिसर होता है ना, उनको मार दिया गया था। मंगल पांडे ने अटैक किया था उन पे और मंगल पांडे को मार दिया गया था। एन इंडियन सोल्जर, जो मंगल पांडे था, उन्होंने अटैक किया था उनके सुपीरियर सोल्जर पे, और जो भी मंगल पांडे जैसे बहुत सारे लोग थे उन्होंने भी वायलेंट एक्शन किया कि भाई बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपॉयज रिवॉल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। तो उनसे यूनिफॉर्म ले लिया गया था जो लोग ने उनके सामने पढ़ने की हिम्मत की। सम ऑफ द इंग्लिश मैन ओके, उनको यूनिफॉर्म ले लिया गया था, उनको शर्मिंदगी फील करवाई गई थी, ह्यूमिलिएटेड, और उनको बेड़ियों में बांध दिया गया था। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। लोग इंडियन कस्टम्स, इंग्लिश मैन जो यहाँ पे आए थे ना बेटा, वो लोग अपने कस्टम्स जो थे, अपने जो यहाँ पे रूल्स थे वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो लोग मानने ही नहीं चाहते थे। ठीक है, कैसे हमारे कस्टम्स काम करते हैं, कैसे माइंड चलता है, वो समझना ही नहीं चाहते थे। जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे, देखो, ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो जब उनको पता चला, ब्राह्मण सोल्जर्स जो थे, ब्राह्मण थे, वो तो कभी भी काऊ और पिग का मांस छूते भी नहीं है, मांस छूते भी नहीं है ना ब्राह्मण लोग। तो दे टोल्ड ब्राह्मण सोल्जर्स दैट द बुलेट वेर सपोज टू बाइट इज कवर्ड विथ ग्रीज मेड ऑफ काउ एंड पिग फैट। तो गाय और पिग, उनके फैट से बनी हुई बुलेट को उनको तोड़ना था। व्हाट, द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। तो क्या क्या बात कर रहे हो? हमको भी देखो, हमारे लिए हिंदू जो होते हैं उनके लिए काऊ का मांस हम नहीं छूते हैं, काऊ हमारे लिए बहुत ही पवित्र होती है। और वैसे ही मुस्लिम्स के लिए पिग जो होते हैं ना, वो भी थोड़े पवित्र गिने जाते हैं। वो पिग का फैट नहीं खाते हैं या छूते हैं। तो वो लोग भी खड़े हो गए कि हाँ, ये गलत हो रहा है हमारे साथ। सून चपातीज वेर बीइंग सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। तो चपाती सेंड की गई कि भाई हमको इंग्लिश मैन के सामने फाइट करना है। लोगों ने
अग्री किया, येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो पहले के ज़माने में क्या होता था बेटा कि जब उनके जो राजा थे उनको मदद की ज़रूरत थी तो वो चपाती भेजते थे सब जगह को, एक एक एक, एक हर विलेज से विलेज चपाती भेजते थे कि भाई हमको आपकी ज़रूरत है। तो विलेजर्स भी रेडी हो गए। इंडियन सोल्जर्स के बीच में लोटस फ्लावर्स सर्कुलेट होने लगे। लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, डेथ टू द फॉरेनर, द मासेस गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। तो लोटस फ्लावर्स भी इंडियन सोल्जर्स के बीच में एक्सचेंज होने लगे थे। पूरा नेशन ब्रिटिशर्स के सामने खड़ा हो गया था और बहुत सारे लोग मदद के लिए आ गए थे। जो भी देश प्रेमी थे, जो भी पैट्रियट्स थे, वो लोगों के सामने मतलब वो लोग इकट्ठा हो गए थे, वो इंडियंस सब इकट्ठा हो गए थे और वहाँ पे ब्रिटिश को भगाने का ट्राई कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिवॉल्ट के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे। और ये चैप्टर एक बार फिर से आप टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़िएगा, जो स्टोरी है वो स्टोरी भी देखिएगा। चलिए बाय बाय स्टूडेंट्स।